नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि यहाँ पर ए बी सी डी ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्लियर। तो स्टेटमेंट ए है एग्रीकल्चर इनकम अर्नेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, भारत में अर्जित कृषि आय कर से मुक्त है। तो देखिए इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो जनरली एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के तहत जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर। हालांकि इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में इसको ऐड किया जाता है, लेकिन नॉर्मली ये जो अमाउंट होता है ये एग्जेम्प्ट होता है। तो ए स्टेटमेंट क्या है, सही है। बी है स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो करेक्ट है, पार्शियल इंटीग्रेशन जो है वो स्कीम इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी अवेलेबल है। तो बी पॉइंट भी जो है वो सही है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर इनकम को आप पार्शियली इंटीग्रेट कर सकते हैं। वहीं पर सी है, सी स्टेटमेंट क्या है, फॉर पार्शियल इंटीग्रेशन नेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड ₹5,000, यानी कि आंशिक एकीकरण के लिए पिछले वर्ष के दौरान करदाता की व्यक्तिगत शुद्ध कृषि आय ₹5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि उल्टा है। क्या है स्टेटमेंट कि पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए नेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड एक्सीड ₹5,000, 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 5,000 से कम होनी चाहिए। तो सी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्लियर। सी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। डी स्टेटमेंट क्या है, फॉर पार्शियल इंटीग्रेशन नॉन एग्रीकल्चरल टैक्सेबल इनकम शुड एक्सीड द एग्जेम्पशन लिमिट। तो ये जो डी स्टेटमेंट है ये सही है, यानी कि पार्शियल इंटीग्रेशन तभी किया जा सकता है जब जो नॉन एग्रीकल्चरल टैक्सेबल इनकम है वो जो भी गवर्नमेंट का एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा है। जैसे कि अभी तक 2.5 लाख रुपए एग्जेम्पशन लिमिट थी, 2.5 लाख तक जो है कोई भी टैक्स नहीं लगता था। तो अगर किसी पर्सन की नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर वहां वो पार्शियल इंटीग्रेशन कर सकता है। क्लियर। तो जो भी एग्जेम्पशन लिमिट होगी उससे ज्यादा नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेबल इनकम होगा तो फिर वहां पर पार्शियल इंटीग्रेशन हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, यानी कि जो डी स्टेटमेंट है वो सही है। तो यानी कि यहां पर कहने का मतलब क्या हो गया कि ए बी और डी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो सी स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी ओनली। क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 ए बी एंड डी ओनली, ये 3 स्टेटमेंट सही है एग्रीकल्चर इनकम को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको 2 लिस्ट दिया गया है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट एक्सपेंडिचर के नाम बताए गए हैं और वहीं पर कौन से सेक्शन में अगर इस लिस्ट 1 के इन्वेस्टमेंट्स में डिपॉजिट में एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट किया जाए तो कौन से सेक्शन के तहत इनकम टैक्स के कौन से सेक्शन के तहत डिडक्शन मिलेगा। क्लियर। इनकम टैक्स में जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, आपके पेरेंट्स आईटीआर फाइल करते होंगे तो वहां पर उनको अलग अलग सेक्शंस के तहत उनको डिडक्शंस मिलते हैं। तो कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करने से कौन से सेक्शन के तहत डिडक्शन उनको मिलता है वो आपको यहां पर मैच करना है। तो ए है डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलता है, पोस्ट ऑफिस बैंक्स में भी खुल जाता है। तो आपको बताना है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर कोई भी पर्सन डिपॉजिट कर रहा है तो वो कौन से सेक्शन के तहत डिडक्शंस ले सकता है इनकम टैक्स में। तो ऑप्शन ए जो है लिस्ट 1 का जो ए है उसका करेक्ट मैच क्या होगा, 80C। 80C के तहत अगर कोई पर्सन डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कर रहा है तो वो डिडक्शन ले सकता है। क्लियर। वहीं पर बी है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए किसी ने लोन ले रखा है, उस पे जो वो इंटरेस्ट दे रहा है वो किस सेक्शन के तहत जो है उसके डिडक्शन लिए जा सकते हैं। तो दैट इज 80E। 80E के तहत जो लोन है हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया गया है उस पे जो भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो डिडक्शन के अंदर आता है, उस पे डिडक्शंस लिए जा सकते हैं। सी स्टेटमेंट है निवारक स्वास्थ्य जांच यानी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कौन से सेक्शन के तहत डिडक्शंस लिए जा सकते हैं, तो दैट इज 80D। 80D के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो है डिडक्शंस वहां पर लिए जा सकते हैं। वहीं पर रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन, एकोमोडेशन के लिए रेंट जो आपने पे किया होगा उसको आप किस डिडक्शन के अंदर जो है किस सेक्शन के तहत डिडक्शंस ले सकते हैं, तो दैट इज 80GG। 80GG के तहत जो भी आपने एकोमोडेशन के लिए रेंट पे किया होगा उसके लिए डिडक्शन आप सेक्शन 80GG के तहत डिडक्शंस ले सकते हैं। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ए का 4, बी का 1, सी का
2 और डी का 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी सेम आपको अगेन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में सोर्स ऑफ इनकम बताया गया है और आपको लिस्ट 2 में टैक्सेबल हेड बताया गया है। तो आपको यह बताना है कि कौन सा सोर्स ऑफ इनकम कौन से टैक्सेबल हेड के अंदर जाएगा। क्लियर। तो टैक्सेबल हेड जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो अलग अलग हेड बनाए गए हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये टैक्सेबल हेड है। तो कौन से सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि किसी पर्सन के अलग अलग सोर्सेज होते हैं जहां से वो इनकम अर्न कर रहा होता है, तो अलग अलग सोर्सेज से जो इनकम अर्न किए जाते हैं उनको अलग अलग हेड में रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट सोर्स ऑफ इनकम को करेक्ट हेड से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में सोर्स ऑफ इनकम में ए है सेल ऑफ ज्वेलरी, यानी कि कोई पर्सन है, कोई भी मेल या फीमेल है, उसने जो है गहने खरीद के रखे थे अपने पास और जो है उस गहने को बेचकर पैसा पा रहा है। तो इसको कौन से हेड में रखा जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फिर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो देखिए सेल ऑफ ज्वेलरी यानी कि ये क्या है, किसी पर्सन का एसेट है और उस एसेट को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर हो सकता है लॉस भी हो रहा होगा उसको, तो इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल गेन और लॉस। क्लियर। ये कौन से हेड के अंदर जाएगा? कैपिटल गेन और लॉस। भाई आपका एसेट था, आपने उस एसेट को सेल किया है, यानी आपको वो कैपिटल है, आपने उस कैपिटल को सेल किया है। क्लियर। सेल करने पे आपको गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो कैपिटल गेन और लॉस के हेड के अंदर जाएगा। तो ए का करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर। आभूषणों की बिक्री हो रही है। बी है पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, यानी पूर्व नियोक्ता से पेंशन, यानी कि कोई पर्सन है वो पहले कहीं और जॉब करता था और उस एम्प्लॉयर से उसको पेंशन मिल रही है। तो जो पेंशन मिल रही है एम्प्लॉय किस फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा, पहले एम्प्लॉयर के द्वारा, वो कौन से हेड के अंदर जाएगा? तो देखिए पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, तो सैलरी भी कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है, और पेंशन भी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। तो वो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो बी जो है, बी का करेक्ट मैच क्या होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर। वेतन से आय। वहीं पर नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ इनकम है सी, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म से प्राप्त वेतन। कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें आपको जो है सैलरी मिल रही है, तो वो कौन से हेड में जाएगा? तो देखिए पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म क्या है? यानी ये प्रोफेशन है, बिजनेस है। क्लियर। तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सी के लिए करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? 4। और वहीं पर बचा डी। डी क्या है? इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के उपपट्टा से आए। सब लेटिंग का मतलब क्या हो गया कि सपोज कि किसी और की प्रॉपर्टी थी, आपने उसकी प्रॉपर्टी लीज पे ले ली 100 साल के लिए। क्लियर। और लीज पे लेने के बाद आपने वही प्रॉपर्टी जो लीज पे ली है वो किसी और को रेंट पे दे दी है। क्लियर। रेंट पे दे दी है, तो ये इसको कहते हैं सब लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। और आपने लीज पे किसी और से ली और आपने रेंट पे किसी और को दिया है, तो जो आपको रेंट मिल रहा होगा, उस रेंट से जो भी आपको इनकम मिल रही है, वो किस में जाएगा? वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। क्लियर। तो डी का करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लिस्ट 2 का 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। क्लियर। तो अलग अलग हेड्स होते हैं इनकम टैक्स में, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो 5 हेड होते हैं, पांचों हेड के तहत अलग अलग टाइप के इनकम जो है उसको इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, इन टर्म्स से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट इनकरेक्ट यानी कि जो स्टेटमेंट गलत है उसको आपको पहचानना है। तो देखिए टैक्स प्लानिंग, इवेजन, अवॉइडेंस इन डिटेल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हुआ है प्लेलिस्ट में, इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इन शॉर्ट बात करें तो टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेटजी को लीगल प्रोसेस होता है जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर जो पर्सन होता है वो एनालाइज करता है और अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो, टैक्स जो उसको देना है वो कम से कम टैक्स देना पड़े, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करता है। क्लियर। तो उसको हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। तो टैक्स प्लानिंग प्रमोट्स प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथन इकोनॉमिक कंडीशन, तो करेक्ट, ये जो है सही ऑप्शन है। टैक्स प्लानिंग प्रमोट प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथन इकोनॉमिक कंडीशन, कर नियोजन व्यावसायिकता को बढ़ावा देता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। वहीं पर दूसरा स्टेटमेंट है, टैक्स प्लानिंग इज विद इन द लीगल परव्यू, जो टैक्स प्लानिंग है वो लीगल कानूनी दायरे में आता है। तो यस, टैक्स प्लानिंग कोई गलत काम थोड़ी है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो, लीगल रूल्स जो हैं उसके तहत अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हो, तो ये जो है गलत नहीं है। तो कर नियोजन कानूनी दायरे में आता है। नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेटमेंट, टैक्स इवेजन इज लीगल ऑफेंस व्हिच में रिजल्ट इन प्रोसिक्यूशन, यानी कि कर चोरी एक कानूनी अपराध है
जिसके परिणाम स्वरूप मुकदमा चलाया जा सकता है। तो देखिए टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, कर चोरी, यानी कि टैक्स की चोरी आप कर रहे हो। आपकी लायबिलिटी थी कि आपको जो है 1 लाख टैक्स देना था, लेकिन आपने 1 लाख टैक्स नहीं दिया, आपने उसमें कर टैक्स की जो है चोरी की है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको रूल के अकॉर्डिंग पनिशमेंट वहां पर मिलेगा, जेल की सजा भी मिल सकती है उस पर्सन को। तो टैक्स इवेजन क्या है, ये एक लीगल ऑफेंस है, ये कानूनी अपराध है और जिसके तहत मुकदमा चलाया जा सकता है पर्सन के ऊपर। क्लियर। तो टैक्स इवेजन ऑकर्स व्हेन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फेल टू रिपोर्ट देयर ट्रू इनकम ऑन देयर टैक्स रिटर्न, यानी कि टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उसमें अपने रियल इनकम को छुपाते हैं, रियल इनकम को छुपाते हैं जिससे कि उनको कम टैक्स देना पड़े। तो ये गलत है और ये अपराध है, ये कानूनी अपराध है, इसके तहत पर्सन के ऊपर केस चलाया जा सकता है। तो स्टेटमेंट 3 भी जो है वो सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है दैट इज फोर्थ, टैक्स अवॉइडेंस इज अनलॉफुल, कर से बचना गैर कानूनी है। देखिए कर से बचना गैर कानूनी नहीं है, कर से बचा जा सकता है अगर आप जो भी लीगल रूल्स हैं उसके तहत जो भी डिडक्शंस हैं उसका इस्तेमाल करके, जो भी प्रोविजंस हैं उसका इस्तेमाल करके, लूप होल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम कर रहे हो, तो ये गलत नहीं है, ये कानूनी अपराध नहीं है। भाई आपके रूल्स कह रहे हैं, उस रूल्स के तहत हमने अपने टैक्स को बचाया है। आपके जो है आपने खुद ही कहा है कि इसमें इसमें हम डिडक्शंस ले सकते हैं, तो हम उसमें डिडक्शंस लेके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे गलत कहाँ हुआ, तो गैर कानूनी नहीं है। क्लियर। ये स्टेटमेंट गलत है, कर से बचना गैर कानूनी है, नहीं भाई गैर कानूनी नहीं है, ये लीगल है। टैक्स अवॉइडेंस इज द लीगल यूज ऑफ प्रोविजन, डिडक्शन एंड लूप होल्स विद इन द इनकम टैक्स सिस्टम टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स ओड। क्लियर। तो टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए जब आप इनकम टैक्स के जो भी प्रोविजंस हैं, डिडक्शंस हैं, उसका इस्तेमाल करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हो, तो ये लीगल है, ये गैर कानूनी नहीं है। क्लियर। तो टैक्स अवॉइडेंस इज अनलॉफुल, ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, टैक्स अवॉइडेंस इज अनलॉफुल। नहीं, टैक्स अवॉइडेंस लॉफुल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज इज एक्सप्लेन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, फिस्कल डेफिसिट डिफरेंशियल, जीडीपी ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, लिक्विडिटी डिफरेंशियल और इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। तो इन 4 में से कौन सा वो डिफरेंशियल है जिससे एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज को समझाया जा सकता है, दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर के अंतर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो देखिए फिजिकल डेफिसिट डिफरेंशियल, इसको हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटे का अंतर। तो यहाँ पर क्या होता है कि सरकार का कुल खर्च कितना था और कुल आय कितनी थी, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट डिफरेंशियल का मतलब क्या हो गया कि जब राजकोषीय घाटे में जो अंतर है, जब वो किसी दो ड्यूरेशन के लिए, यानी कि 2025 2026 का डिफरेंस आप जानना चाह रहे हो, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। क्लियर। तो 2025 में कितना फिस्कल डेफिसिट था, 2026 में कितना फिस्कल डेफिसिट था, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो फिस्कल डेफिसिट डिफरेंशियल हो गया। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना फिस्कल डेफिसिट है और स्टेट गवर्नमेंट का कितना फिस्कल डेफिसिट है, उसका बीच का जो डिफरेंस हो गया वो फिस्कल डेफिसिट डिफरेंशियल हो गया। तो इससे तो एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्रीज को नहीं समझाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे फिस्कल डेफिसिट जो है पता चलेगा किसी भी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर। नेक्स्ट जो है दैट इज जीडीपी ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। तो जीडीपी ग्रोथ रेट डिफरेंशियल यहां पर क्या हो गया कि जीडीपी कितना, यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट है वो उसमें कितना डिफरेंस है किसी ईयर टू ईयर या फिर कंट्री टू कंट्री। क्लियर। तो जीडीपी ग्रोथ में कितना डिफरेंशियल है, कितना डिफरेंसेस है, उसको जो है जीडीपी ग्रोथ रेट से पता किया जा सकता है। लिक्विडिटी डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि कितने आसानी से जो है किसी भी एसेट्स को आप इजिली जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। तो लिक्विडिटी डिफरेंशियल रिफर्स टू द डिफरेंस इन हाउ इजिली और क्विकली एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड टू कैश अक्रॉस वेरियस एसेट्स एंड मार्केट। तो डिफरेंट एसेट्स और मार्केट में किसी भी एसेट को कितने इजिली जो है लिक्विडिटी फॉर्म में, यानी कि कैश के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके डिफरेंसेस को लिक्विडिटी डिफरेंशियल शो करता है। वहीं पर चौथा है इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल, यानी कि किसी कंट्री में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और कितने रेट से इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि इंडिया है अमेरिका है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट कितना है और इन्फ्लेशन रेट कितना है, और अमेरिका का इंटरेस्ट रेट कितना है और इन्फ्लेशन रेट कितना है, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल कहेंगे। क्लियर। तो इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल को हम एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल भी कहते हैं, यानी कि इसकी वजह से एक्सचेंज रेट पे भी इफेक्ट पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। तो जो एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल होता है इसको हम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल भी कहते हैं। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल यानी कि ये दो कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट के बीच
बीच के डिफरेंस को शो करता है। क्लियर? तो एन इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल रिफर्स टू द गैप बिटवीन अ कंट्रीज इंटरेस्ट रेट एंड इट्स इन्फ्लेशन रेट और द डिफरेंस इन दीज रेट्स बिटवीन टू कंट्रीज। क्लियर? तो इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल क्या है? ये दो कंट्री के जो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट का बीच में डिफरेंस होता है उसको शो करता है और इसकी वजह से जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है उस पर इंपैक्ट पड़ता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा कि कम आएगा उस पर इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि अगर सपोज करिए कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और इन्फ्लेशन रेट कम है, यानी कि मार्केट अच्छा है, लोग अपना पैसा इंडिया में लगाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर महंगाई कम है और इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है उनके इन्वेस्टमेंट पे। क्लियर? तो वहीं पर दूसरी कंट्री है, वहां पर इंटरेस्ट रेट कम है और इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, यानी कि बैंक जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दे रही है और महंगाई उस कंट्री में ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंट्री में लोग कम जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से एक्सचेंज रेट भी जो है वो इंपैक्ट करता है। भाई इंडिया की करेंसी मजबूत रहेगी, दूसरी कंट्री की जहां पर इंटरेस्ट रेट कम है, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, वहां पर उसकी करेंसी जो है वो कमजोर रहेगी, तो एक्सचेंज रेट भी जो क्या होगा वो डिफर करेगा। क्लियर? तो हाई इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल यानी हाई इंटरेस्ट लो इन्फ्लेशन मेक्स अ करेंसी वेरी अट्रैक्टिव, यानी कि उस देश की करेंसी अट्रैक्टिव होगी, उस देश की करेंसी मजबूत होगी जिसका हाई इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होगा। वहीं पर लो डिफरेंशियल जो है यानी कि लो इंटरेस्ट और हाई इन्फ्लेशन ये जो है लेस अपीलिंग बनाता है। क्लियर? तो इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल ही है जिससे हम एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल को बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज को समझा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 4, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल।